हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक एमसीक्यू सॉल्व कर लिए थे मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। वो इस प्रकार से है, अ सोलेनॉइड ऑफ 1.5 मीटर लेंथ एंड 4 सेंटीमीटर डायमीटर possesses 10 turns per centimeter. The current of 10 ampere is flowing through it and the magnetic induction along its axis is very simple question। फिर से एक बार, अब इसको देखने के बाद हमें पता है कि the magnetic field along the axis of solenoid can be given by B is equal to mu 0 n I, where n is number of turns per unit length। लेकिन इससे पहले वाले एक क्वेश्चन में भी कहीं पे हमने देखा था कि if number of turns are given in terms of टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो हमें वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे n इज इक्वल टू 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर, सो 10 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻² मीटर। सो 10 यानी ये 1000 हो जाएगा, 1000 टर्न्स पर मीटर। ये ऐसा हमें n के लिए रिजल्ट मिलेगा। दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर। ये जो n है दैट शुड बी ऑलवेज इन नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, नॉट इन सेंटीमीटर। हाँ, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा यूनिट में पूछा है तो, और जनरली वो ऐसा यूनिट में आता है, सीजीएस में अगर आता है देन वी कैन हैव इट एज टर्न्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट करंट की वैल्यू दी है 10 एम्पियर और एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है दैट इज़ 4 सेंटीमीटर डायमीटर। अब ये क्या कर रहा है यहाँ पे, इसका कुछ खास यहाँ पे यूज़ नहीं है, तो इसीलिए इसकी वजह से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगले कुछ चैप्टर्स में हमें एक और पैरामीटर मिलने वाला है दैट इज़ इंडक्टेंस, तो आई होप उन्होंने इस बार इसको ऐड किया होगा आपके सिलेबस में। तो इन दैट केस इंडक्टर अगेन इट इज़ सिमिलर टू सोलेनॉइड ओनली, तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बट यहाँ पे सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके लिए हमें डायमीटर की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही हमें टोटल लेंथ की ज़रूरत है इन दिस प्रॉब्लम हमें टोटल लेंथ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर इन्फॉर्मेशन ऐसी दी जाती है कि द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आर 100 एंड टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज से 2 मीटर, देन वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और वो कैसे करेंगे, हमें 100/2 दैट इज़ 50 टर्न्स पर मीटर, ऐसा हम कर सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। सो टोटल लेंथ की भी यहाँ पे कोई खास ऐसी ज़रूरत नहीं है। सो वी कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यूज़ नाउ। सो म्यू 0 इज़ 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 एंड वी आर गेटिंग इक्वल टू 1000 एंड करंट इज़ 10, दिस इज़ 10⁻⁴, दिस इज़ 10⁻⁻7। So the answer which I am getting is 10⁻⁻7, 10⁻⁴, तो ये आ रहा है 4 पाई इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ रहा है। और ये जो ऑप्शन है यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, दिस इज हैविंग ऑप्शन ए। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। सो 32 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, देखो कैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन से हम कौन से पार्टिकल्स को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। तो जो ऑप्शंस दिए हैं वो ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं, पहला है प्रोटॉन, दूसरा है पॉजिट्रॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन एंड ऑप्शन डी इज अल्फा पार्टिकल। सो प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिट्रॉन ये बेसिकली नेम गिवन टू अ पार्टिकल विच इज़ हैविंग चार्ज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज इज प्लस। यस, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज रहता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। पॉजिट्रॉन पे जो चार्ज रहता है वो है +1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी इलेक्ट्रॉन की तरह ही ये पॉजिट्रॉन होता है। सब दोनों का मास सेम रहता है, दोनों के ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम रहती है, पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज रहेगा, पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, बस इतना ही डिफरेंस है। सो
इसे हम एक्सेलरेट कर सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता, और दूसरा है अल्फा पार्टिकल। सो कौन सा पार्टिकल आप एक्सेलरेट नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, बट इस क्वेश्चन को मैं एज इट इज़ रखने वाला हूँ, कोई करेक्शन मैं नहीं करूँगा। तो हालांकि फ्रॉम द गिवन ऑप्शन जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को हम साइक्लोट्रॉन से एक्सेलरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि साइक्लोट्रॉन का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अ चार्ज पार्टिकल केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पे पार्टिकल के ऊपर चार्ज होना ज़रूरी है, तभी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से गोल गोल घूमेगा। अगर आप यहाँ पे न्यूट्रॉन को यूज़ करते हो, सो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो इट विल नॉट गेट एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और ना ही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो गोल गोल घूमेगा। सो न्यूट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड एट ऑल बाय यूजिंग साइक्लोट्रॉन। तो मैं इसमें ये इसका एक करेक्ट आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अगर ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूट्रॉन, दैट इज ऑप्शन सी। अब अगर मान लो यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं और कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल है, जैसे कि H+ आयन बोल लो या Cl- आयन बोल दो, तो ठीक है। इन दैट केस आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे? तो बेसिकली सबसे पहले वो जाने दो जो भी ऑप्शन दी है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये प्रीवियस थियरी में दिया था, आपकी थियरी में दिया है कि नहीं, इसे ज़रा आप लोग चेक करो। तो चेक क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन प्रीवियस थियरी में दिया था, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन। क्यों? देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी है, तो इट विल गेट एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू डीज। तो फिर भी हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रॉन? बात ऐसी है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत ही कम है, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस पर आता है, तो उसकी वजह से उसका एक्सेलरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से देख, ये आपकी डीज है, और यहाँ पे आप एक एसी सप्लाई दे रहे हो। अगर इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ रखता हूँ, डेफिनेटली इट विल गेट एक्सेलरेटेड, पर हम इसको एक्सेलरेट नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स को साइक्लोट्रॉन्स के ज़रिए एक्सेलरेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? यहाँ पे मैं प्लस देता हूँ, यहाँ पे माइनस, इलेक्ट्रॉन विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द प्लस। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर हम इसको प्लस करेंगे और इसको माइनस करेंगे, तो हालांकि होता ये है कि इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेलरेशन है वो इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि उतनी रैपिडली हम फ्रीक्वेंसी उतनी रैपिडली हम पोलैरिटी को चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसका मास बहुत कम है, और मास बहुत कम होने की वजह से उसका जो एक्सेलरेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। सो ऐसा है कि आप जब इसको यहाँ तक लेके आते हो और जब इसको प्लस करोगे, सो प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रॉन मे नॉट सिंक्रोनाइज विद दैट प्लस माइनस चेंज, और इसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है वो बहुत हायर फ्रीक्वेंसी होती है, और जो हम जनरली नहीं दे पाते, एंड दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एक्सेलरेटेड बाय यूजिंग साइक्लोट्रॉन। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सेलरेटेड, बट उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत हायर रखनी पड़ती है, विच इज़ प्रैक्टिकली वेरी डिफ़िकल्ट। देखो 100% ऐसा बोलना गलत है कि इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड, बट कुछ कंडीशंस की वजह से इलेक्ट्रॉन को साइक्लोट्रॉन में यूज़ नहीं करते, यानी टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन्स यूज़ नहीं करते। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग वेरी स्मॉल मास, एंड उसका जो एक्सेलरेशन बहुत हायर हो जाता है, और उस एक्सेलरेशन की वजह से जो टॉगलिंग स्पीड है, टॉगलिंग स्पीड यानी ये जो आप प्लस माइनस करते हो, ये बहुत हायर रखना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी को बहुत हायर रखना पड़ता है, विच इज़ प्रैक्टिकली वेरी डिफ़िकल्ट। सो एक ये भी एक कंटेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। हालांकि इस क्वेश्चन के लिए जो मोस्ट करेक्ट आंसर है वो है न्यूट्रॉन। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बीम ऑफ आयंस विद वेलोसिटी 2 × 10⁵ मीटर पर सेकंड एंटर्स नॉर्मली इनटू मैग्नेटिक फील्ड B = 4 × 10⁻² टेस्ला। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ आयंस इज 5 × 10⁷ कूलोम पर kg। ये एक नया यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देन द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ विल बी।
अब यहाँ पे देखो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पूछे, हमें ये पता है कि व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इनटू मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन दैट केस द चार्ज पार्टिकल स्टार्ट्स परफॉर्मिंग circular motion. It is not only a charge particle, we are having here a beam of charge particle, so even if they are entering into magnetic field they all will perform circular motion. अब यहाँ पे एक नई टर्म प्रोवाइड की है, दैट इज स्पेसिफिक चार्ज, और ये है 5 × 10⁷ कूलम पर kg। अब ये क्या है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते, थोड़ा सा रुको। अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। हमें ये पता है कि द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स। सो सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना रहता है, mv²/r इज इक्वल टू QVB sin थीटा। अब यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है क्योंकि एंटर्स नॉर्मली बोला है, सो थीटा इज 90, sin 90 इज 1, और एक v यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और रेडियस पूछी हमें तो mv/r ये रहेगा QB। सो r इज इक्वल टू mv/QB। अब इसको ज़रा ध्यान से देखना, मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ। दिस इज इक्वल टू v/q/m इंटू b। वट इज q/m? कैन आई से इट इज specific charge because it is coulomb and this is mass that is in kg, so coulomb per kg। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्पेसिफिक चार्ज को यहाँ पे अरेंज किया है, बस बाकी कुछ भी नहीं यहाँ पे करना है। सो सीधा सीधा है अभी। नाउ वेलोसिटी इज गिवन 2 × 10⁵ divided by this quantity is directly given, no need to place charge and mass separately. This quantity specific charge is directly given, that is 5 × 10⁷ एंड b किधर गया, 4 × 10⁻²। अगर आप इसका आंसर ढूंढते हो आपको मिलेगा ये मेरे ख्याल से 5 10⁵ कैंसिल हो जाएगा, 2/20 आ जाएगा, 1/10 यानी ये 0.1 मीटर इसका आंसर आ रहा है। तो बस एक नई टर्म यहाँ पे देखने को मिलती है, दैट इज स्पेसिफिक चार्ज, बट उसकी वजह से कुछ ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। इट इज़ नथिंग बट Q/m, चार्ज अपॉन मास, दैट्स इट। अब बढ़ते हैं आगे टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 34। अच्छा, इसका ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 33 का ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट इज 34। एन अल्फा पार्टिकल ट्रैवल्स सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.45 मीटर इन मैग्नेटिक फील्ड B equal to 1.2 Tesla with a speed of 2.6 × 10⁷ मीटर पर सेकंड। द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अल्फा पार्टिकल इज, ये हो गया मैकेनिक्स का क्वेश्चन, यानी बेसिकली वेलोसिटी दी है, सर्कुलर पाथ की रेडियस दी है, मैग्नेटिक फील्ड की कोई फंडा यहाँ पे यूज़ करना नहीं है। हाँ, ये ज़रूरी है आपको पता होना चाहिए कि चार्ज पार्टिकल ट्रैवलिंग मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उस कारण की वजह से ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। बट पीरियड अगर ढूंढना है तो पीरियड का एक सिंपल रिलेशन हमें पता है, दैट इज 2πr/v, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। एक रिवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 2πr, और कितने वेलोसिटी से, वो है v। तो सारी चीज़ें दी है, 2 3.14, वेलोसिटी गिवन इज 2.6 × 10⁷ डिवाइडेड बाय, नॉट वेलोसिटी सॉरी, ये रेडियस मुझे यहाँ पे लिखनी थी, रेडियस कितनी है आपकी 0.45, और आपकी जो वेलोसिटी है दैट इज 2.6 × 10⁷। कैलकुलेशंस का थोड़ा सा बर्डन यहाँ पे दिखाई देता है, बट एनीवे अगर आप देखते हो तो आंसर आपको मिलेगा 1.08 × 10⁻7 सेकंड। तो ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 34। तो यस, एक ऑप्शन है मेरे पास, दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे मुझे मिल रहा है। इट इज़ 1.08 × 10⁻7 और ऑप्शन में दिया है 1.1, तो अप्रॉक्सीमेटली हम बोल सकते हैं कि ठीक है, दोनों बराबर है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर, सॉरी 35 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज, अच्छा 35 मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वो 35 आपको करना है। इट इज़ सिमिलर टू दैट स्पेसिफिक चार्ज वाला जो प्रॉब्लम था, उसी की तरह ये 35 क्वेश्चन है, इसे आप कंप्लीट करो। आंसर नहीं आ रहा है तो लेट मी नो, मैं बता दूंगा, बट एनीवे आंसर आ जाता है उसका। 36,
What is cyclotron frequency of an electron with energy 100 electron volt in Earth's magnetic field of 1 into 10 raised to minus 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर इफ इट्स वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। तो अब यहाँ पे बात ऐसी है कि वाई दे हैव गिवन दिस एनर्जी का कुछ काम है यहाँ पे, बिकॉज फ्रीक्वेंसी का जो एक्सप्रेशन है F इज इक्वल टू, ये आपको याद होगा फ्रीक्वेंसी का जो एक्सप्रेशन है वो है QB अपॉन 2πm। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें पता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी गिवन 10 रेज टू माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2πm। m कितना है 9.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 31। ये है इन्फॉर्मेशन जो हमें पता है, ये सारी वैल्यूज़ हमें पता है। सो इस एनर्जी का यहाँ पे कुछ खास रोल नहीं बनता, और अगर एनर्जी से निकालने जाओगे तो बहुत ज़्यादा समय आपको यहाँ पे लगेगा। सो एक सजेशन है कि यहाँ पे आप एनर्जी को यूज़ ना करें। सिंपल ये कैलकुलेशंस आप करो, कैलकुलेशंस थोड़े से डिफ़िकल्ट है मानता हूँ, बट आंसर आपका आ जाता है। और जो कैलकुलेशंस करने के बाद जो आंसर यहाँ पे मुझे मिल रहा है दैट इज़ 2.79 into 10 raised to 6 hertz, that is 2.79 मेगाहर्ट्ज़। अब आप लोग बोलोगे सर अभी आपने बोला था कि साइक्लोट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट नहीं करते, तो ये प्रॉब्लम में क्यों दिया? प्रॉब्लम थियोरेटिकल एक क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रैक्टिकली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो दैट्स वाई ये एज अ न्यूमेरिकल आपको इलेक्ट्रॉन आ सकता है इन केस ऑफ साइक्लोट्रॉन। मैं ये नहीं बोल रहा कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा ही नहीं, मैंने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा, बट जो फ्रीक्वेंसी हमें अप्लाई करनी पड़ेगी दैट विल बी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी डिपेंडिंग ऑन मैग्नेटिक फील्ड भी, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। चलो एनीवे अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 की स्टेटमेंट मैंने लिखी नहीं है। द क्वेश्चन नंबर 37 इज बेस्ड ऑन गैल्वेनोमीटर। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, वो ये कह रहा है कि देयर इज़ अ गैल्वेनोमीटर हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स 50। वो जो गैल्वेनोमीटर की कॉइल है उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो है 50। एरिया ऑफ दैट कॉइल इज़ 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, उन्होंने कहा है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। मैंने पहले भी कहा था कि वो जो मैग्नेट रहते हैं गैल्वेनोमीटर में, उनका जो कट रहता है, वो जो सेक्शन रहता है वो सर्कुलर रहता है, सो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज़ रेडियल एंड फॉर द coil is always perpendicular to the magnetic field. Basically plane of the coil is parallel to the magnetic field and normal to the coil is perpendicular to the magnetic field. वो हमेशा रेडियल रहना चाहिए, इसलिए वो मैग्नेट्स को जो है वो ऐसे सर्कुलर सेक्शन में कट करते हैं। So B is 0.025 and torsional constant of the spring is 1.5 into 10 raised to minus 9 and थीटा दिया है 5 डिग्रीज। उनका कहना ये है कि कितना करंट चाहिए थ्रू द गैल्वेनोमीटर सो दैट डिफ्लेक्शन इज 5 डिग्री। कितना चाहिए करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर सो दैट डिफ्लेक्शन इज 5 डिग्री। अब इसको देख लेते हैं कैसे करना है। सो हमारे पास रिलेशन है NBA इज इक्वल टू K थीटा। दिस इज द केस व्हेन द पॉइंटर रिमेन स्टेशनरी। वो पॉइंटर डिफ्लेक्ट होकर एक जगह पे स्टेशनरी हो जाता है। सो इन दिस केस डिफ्लेक्शन टॉर्क इज इक्वल टू कंट्रोल टॉर्क बाय द स्प्रिंग। और उन्होंने पूछा है करंट, सो करंट I इज इक्वल टू K थीटा डिवाइडेड बाय NBA। और एक डिस्कशन मैंने पहले ही किया था कि क्या थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना है, कब करना है? अगर ये टॉर्सनल कांस्टेंट न्यूटन मीटर पर रेडियन में दिया है तो थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करो, अदरवाइज मत करो, लेट इट बी इन डिग्री ओनली। तो यहाँ पे डिग्री में ही दिया है टॉर्सनल कांस्टेंट, तो थीटा भी आप डिग्री में ही रखो। बढ़ते हैं आगे। K इज़ 1.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 9, थीटा इज़ 5 divided by number of turns are 50, magnetic field is 0.025 यानी 25 into 10 raised to minus 3 और जो एरिया है वो है 12 into 10 raised to minus 4 मीटर स्क्वायर। क्योंकि ये एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, मैंने मीटर स्क्वायर में लिख के रखा है। तो सारे कैलकुलेशंस करने के बाद, कैलकुलेशंस थोड़े आप आसानी से कर सकते हो बिकॉज दिस 4 नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 5, तो ये हो जाता है आसानी से। बट एनीवे जो करंट की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रही है दैट इज़ अराउंड 5 माइक्रो
ampere. So the current through the galvanometer should be 5 microampere so that there is a deflection of 5 डिग्री. पॉइंटर का डिफ्लेक्शन जो है वो कितना चाहिए, 5 डिग्री. तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 36 एंड 37. बढ़ते हैं आगे टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 38. ये एक क्वेश्चन है. अब ये जो देखा मैंने तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आ सकता है. तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ध्यान से देखो. अ वायर प्लेस्ड अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कैरीज अ करंट 10 एम्पियर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. फाइंड मैग्नेटिक फील्ड. बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर. यानी उस वायर को कंप्लीट कंसिडर नहीं कर रहे, उसका बस एक छोटा सा पार्ट हम कंसिडर कर रहे हैं. एट 200 सेंटीमीटर calculate magnetic field due to 1 centimeter piece of wire at 200 centimeter to the north east from the piece. यानी एक छोटा सा पार्ट हमने कंसिडर किया है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है. सो ये है आपकी वायर, ये है नॉर्थ, ये है साउथ. पूरी वायर मैंने नहीं दिखाई है क्योंकि ये इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है. दूसरा है कैरीज करंट 10 एम्पियर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. तो करंट की डायरेक्शन ये ऐसी है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. फाइंड बी एट ड्यू टू 1 सेंटीमीटर. तो ये 1 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा हम कंसिडर करते हैं, 1 सेंटीमीटर एट 200 सेंटीमीटर. 200 सेंटीमीटर यानी ये लेटस एज्यूम कि ये डिस्टेंस जो है वो 200 सेंटीमीटर है. द पॉइंट पी इज द पॉइंट वेयर वी आर सपोज टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड. तो ये डिस्टेंस है 200 सेंटीमीटर. नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट यानी ये जो एंगल है ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री. अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली सीधे सीधा है कि आपको बायोट-सावर्ट लॉ यूज़ करना है. सो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ द वायर इज dV इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I d L साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ये है आपका बायोट-सावर्ट लॉ. तो μ0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू है 10⁻⁻7 क्योंकि μ0 की वैल्यू क्या है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7. तो μ0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7. मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, ठीक है. सो इट इज़ 10⁻⁻7. आपका जो करंट दिया है, करंट दिया है 10 एम्पियर. सो इट इज़ 10. जो लेंथ है एलिमेंट की वो है 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻2 मीटर. साइन थीटा साइन ऑफ 45 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. तो ये 200 सेंटीमीटर है तो ये 2 मीटर हो जाता है. 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4. तो अब देखो यहाँ पे क्या आंसर आपको मिल रहा है. अब देखो ये साइन 45 ये 1/√2 हो जाएगा और ये 10⁻⁻9 ये 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 4 इंटू √2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू √2. अगर आप कैलकुलेशंस करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 1.76 इंटू 10⁻⁻9 टेस्ला. ये आपका आंसर यहाँ पे बन जाता है. तो एज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ये पूछा जा सकता है और एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आपको आ सकता है. सो एक थ्योरेटिकल पार्ट मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है. सो दिस इज़ द आंसर. देखा जाए तो स्टेटमेंट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. सिंपल एक बायोट-सावर्ट लॉ आपको यहाँ यूज़ करना था, वैल्यूज पुट करनी थी और आंसर निकाल लेना था. कैलकुलेशंस थोड़े यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39. देखिए कैसा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 39. अ पेयर ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स आर प्लेस्ड इन XY प्लेन एज शोन. ईच वायर कैरीज करंट 10 एम्पियर. RM एंड SL आर अलॉन्ग एक्स एक्सिस. RM ये जो वायर है, ये वायर आगे बढ़ रही है, ये इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर से पूरी वायर से नहीं दिखा सकता. RM जो है, RM एंड SL ये जो दो पार्ट्स है, ये एक वायर है, ये दूसरी वायर है. इस वायर का RM पार्ट जो है दैट इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस. इस वायर का SL पार्ट जो है दैट इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस. और दूसरा है RP एंड SQ दे आर पैरेलल टू Y एक्सिस and the distance OS is equal to OR. Distance OS is equal to OR and that is equal to 0.02 मीटर. और उन्होंने पूछा है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन. तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है. सबसे पहली बात ये है कि SL एंड RM दे आर अलॉन्ग एक्स एक्सिस.
तो ये दो सेक्शंस की वजह से, इधर का पूरा सेक्शन और इधर का पूरा सेक्शन, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा वो जीरो रहेगा। क्यों जीरो रहेगा? क्योंकि ये एंगल 180 आ रहा है या फिर ये एंगल जीरो आ रहा है। बायोट-सावर्त लॉ में बी डी एल साइन थीटा, तो थीटा यहाँ पे एक तो 180 रहेगा या फिर जीरो रहेगा। इन दैट केस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दीज वायर सेगमेंट्स आर एम एज वेल एज एस एल, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहेगा। किसकी वजह से? इन आर एम एंड एस एल की वजह से। अब बचा है पार्ट ये आर पी एंड एस क्यू, इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा? फिर से बता रहा हूँ, ये इनफाइनाइट लेंथ है और अगर वायर यहाँ से शुरू हो रही है या फिर यहाँ से शुरू हो रही है, सो फॉर दैट वी हैव मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई अपॉन 4 पाई डी, या फिर आर आप ले सकते हो। सो एट द एंड ऑफ वायर अगर आप कंसिडर करो एंड ऑफ वायर, सो द पॉइंट इज नियर द एंड ऑफ वायर, और अगर वायर यहाँ से शुरू हो रही है, सो इन दिस केस द मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई डी। अदरवाइज अगर वो पॉइंट एंड पे नहीं है, कहीं और है, या फिर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ कहीं पर भी है, देन द मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला इज म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई डी या फिर 2 पाई आर। सो अब देखो दोनों मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, ये भी हमें देखना पड़ेगा। सो देख लो ये करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा दिखाया है डायग्राम में। सो इन दिस केस मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं देखता हूँ राइट हैंड में, अगर मैं ये कंडक्टर पकड़ता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग लाइक दिस, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर जा रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ आर पी। और अगर मैं एस क्यू कंसिडर करता हूँ, सो एस क्यू में करंट ऊपर जा रहा है और इसमें अगर मैं कंडक्टर को हाथ में लेता हूँ तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल मैग्नेटिक फील्ड इज अगेन गोइंग इनसाइड। तो दोनों कंडक्टर्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है दैट इज इनसाइड द बोर्ड, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द जेड एक्सिस। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी आर प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एस क्यू। तो एंड एज बोथ वायर्स आर प्लेस सिमेट्रिकल, क्योंकि ये पॉइंट दोनों वायर से सेम डिस्टेंस पे है जो कि यहाँ पे दिया है, वी कैन सिंपली राइट इट इज ट्वाइस म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई डी। ट्वाइस क्यों? क्योंकि ये पॉइंट जो है वो सिमेट्रिकल है, तो और दोनों मैग्नेटिक फील्ड में करंट भी सेम है, सो इट इज डबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिंगल वायर। तो ये हो जाता है म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई डी। अब क्या करना है, म्यू जीरो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, करंट है आपका 10, यहाँ पे ये 2 पाई और डिस्टेंस दिया है 0.02, और अगर आप कैलकुलेशंस करते हो तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आपको मिलता है दैट इज़ अराउंड 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये है आपका आंसर। कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो हम ज़रूर इसको फिर से एक बार डिस्कस करेंगे इन डाउट सेशन। अभी के लिए तो मैं बस इतना ही यहाँ पे बता सकता हूँ। आई एम गोइंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 40। अब ये है क्वेश्चन नंबर 42 स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल वायर्स आर स्पेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट। वायर ए एंड वायर बी, उनमें डिस्टेंस दिया है 0.1 मीटर। कैरी करंट 10 एम्पियर इस दोनों में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 10 एम्पियर का। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट 0.1 मीटर फ्रॉम बोथ वायर्स, यानी ये पॉइंट रहेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर 0.1 है तो ऑब्वियसली जो पॉइंट है वो इन दोनों के बीच में नहीं रहेगा, वो एक तो ऊपर या फिर नीचे रहेगा। हमने एज्यूम किया है वो पॉइंट ऊपर है। तो दोनों वायर्स है इस पॉइंट का, लेट अस एज्यूम कि ये है पॉइंट पी, तो पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है और ये पॉइंट पी दोनों वायर से कितनी दूरी पे है, 0.1 मीटर पे। नाउ करंट की डायरेक्शन देखो, करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम, और हमने एज्यूम किया कि करंट इज कमिंग आउट फ्रॉम द बोर्ड, तो वो आपकी तरफ आ रहा है। तो अगर मैं देखूँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सो लेट अस टेक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट ए। सो अगर मैं इसको राइट हैंड में पकड़ता हूँ, थंब इज टुवर्ड्स यू, तो मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसा रहेगा, तो ऐसा यानी इट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, क्योंकि वो टेंजेंशियल रहता है। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी, इसको हाथ में पकड़ो, राइट हैंड में पकड़ो, थंब टुवर्ड्स यू, तो उसकी डायरेक्शन ये ऐसी नज़र आती है। अब रहा सवाल ये एंगल 30 मैंने दिखा है, वो कैसे आया ज़रा सोचो और मुझे आप बताओ। मैं अभी नहीं बताऊंगा 30 कैसे आया, बट आपको सोचना है, क्योंकि एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ, ये है, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, और जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये लाइन जो है ये मैग्नेटिक फील्ड बीपी को परपेंडिकुलर रहेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो AP को परपेंडिकुलर रहेगा। अब इसके बाद आप सोचो कि ये मैग्नेटिक फील्ड
ये एंगल्स 30-30 क्यों है। बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड रहेगा B, सो B इज बेसिकली BA cos 30 एंड BB cos 30। ये यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड टोटल बन जाएगा कि दोनों का जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल वो ऐसा रहेगा, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों का रिजल्टेंट जो है वो ऐसा हॉरिजॉन्टल रहेगा। नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज BA इक्वल टू BB and that is equal to mu 0 I upon 2 pi d. So mu 0 I upon 2 pi d cos 30 plus mu 0 I upon 2 pi d cos 30। मैं बता दूं आपको करंट आपको दिया है 10 एम्पियर का और ये डबल हो रहा है, तो आई कैन राइट इज ट्वाइस mu 0 I cos 30 डिवाइडेड बाय 2 pi d। अब अगर आप यहाँ पे वैल्यूज़ रखते हो, करंट इज़ 10 एम्पियर, डिस्टेंस इज़ 0.1 मीटर और म्यू 0 2 पाई, यहाँ पे ये बस आंसर इसका 2 रहेगा। कैलकुलेशंस करते हो आप तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है वो है 2√3 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप मुझे डाउट सेशन में पूछ सकते हो, हालांकि मैं आपको ज़रूर पूछूंगा। इन स्पेशली ये आखिरी की जो 3 न्यूमेरिकल्स है ये ज़रा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिकली सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स है, एमसीक्यूज़ नहीं है, बट ये एज ए एमसीक्यू आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं, थोड़े अलग से हैं और ऐसे क्वेश्चंस आने की भी चांसेस ज़्यादा हैं। तो लगभग सारे टाइप के क्वेश्चंस हमने अभी तक इसमें कवर कर लिए हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं असाइनमेंट में आपको दे दूंगा और उसका सॉल्यूशन भी आपको उसके बाद में प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ तक मैं बोल सकता हूँ कि मैंने ये चैप्टर अभी कंप्लीट कर दिया है, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। और कोई डाउट रहा तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो या फिर डाउट सेशंस में आप इसे क्लियर कर सकते हो। और इसके बारे में मुझे ज़रूर आपका एक रिस्पॉन्स चाहिए कि ये कैसे लगे ये न्यूमेरिकल्स 38, 39 एंड 40। ये आप मुझे बताना समझे हैं कि नहीं समझे तो मैं वापस से डाउट सेशन में इसको डिस्कस करूँगा। तो अभी तक बस इतना ही और नेक्स्ट वीडियो से मैं न्यू चैप्टर शुरू कर दूँगा।